नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गाजियाबाद के पुराना बाजार में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम का विरोध, व्यापारियों ने बंद किया बाजार। गाजियाबाद में बार एसोसिएशन के लिए हुआ मतदान, वकीलों ने जमकर डाले वोट। और डासना समेत कई नगर पालिकाओं और पंचायतों में चेयरमैन और सभासदों ने ली शपथ। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के पुराना बाजार इलाके में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। टीम ने कुछ दुकानों के काउंटर तोड़ दिए। इससे व्यापारी भड़क गए, उनमें गुस्सा पैदा हो गया। नगर निगम के खिलाफ व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और बाजार बंद कर दिए। व्यापारियों ने तकरीबन 2 घंटे तक विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी। आज गाजियाबाद के पुराने शहर में नगर निगम का बुलडोजर पहुंच गया। वहां व्यापारियों के काउंटर तोड़ दिए गए, सामान जब्त कर लिया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई से व्यापारी वर्ग नाराज हो गया। व्यापारी नेता संदीप बंसल की अगुवाई में यहां नारेबाजी शुरू हो गई। तुरंत ही बाजार बंद होने शुरू हो गए। व्यापारी स्पष्ट कह रहे थे कि नगर निगम तानाशाही कर रहा है। व्यापारी इस बात से भी नाराज थे कि अभी तो नई मेयर ने शपथ भी नहीं ली और अभी से शहर में व्यापारियों का उत्पीड़न शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में आज बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 8:30 बजे शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक चली। यहां अध्यक्ष पद पर 3 और सचिव पद पर 4 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए आज मतदान हुआ। सुबह करीब 8:30 बजे मतदान शुरू हुआ। बार एसोसिएशन सभागार में मतदान कराया गया, जहां सुबह से ही अधिवक्ताओं की लाइन वोट डालने के लिए लग गई। मतदाताओं को लेकर महिला अधिवक्ताओं ने खासा उत्साह दिखाया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, मुरादनगर विधायक अजीतपाल त्यागी ने भी वोट किया। शाम तक 2100 से अधिक वकील अपना वोट डाल चुके थे। इनमें अधिवक्ता अजीत चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार एसपी सिंह, अधिवक्ता हरप्रीत सिंह जग्गी ने भी वोट डाला। बार चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 2387 है। मतदान शाम 6 बजे तक हुआ। उसके बाद मतगणना शुरू हुई। देर रात तक परिणाम आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज गाजियाबाद में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चेयरमैन और सभासद पद के जो जीत कर लोग आए हैं, उन्होंने शपथ ली। डासना नगर पंचायत की चेयरमैन बागे जहां ने एक भव्य समारोह में शपथ ग्रहण की। इस दौरान उनके पति डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई भी मौजूद रहे। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। डासना नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष बागे जहां ने आज अपने पद की शपथ ली। इस दौरान उनके पति डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई भी मौजूद रहे। डासना में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। यहाँ एसीएम द्वितीय निखिल चक्रवर्ती ने पद की शपथ दिलाई। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ एवं की विधि के द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। इसके बाद डासना नगर पंचायत के वार्ड 1 से सभासद रेशमा, वार्ड 2 से संजीदा, 3 से वकील, 4 से शबीना परवीन, 5 से दीन मोहम्मद, 6 से आबिद, 7 से शशि, 8 से पूनम, 9 से रिजवान, 10 से जावेद अख्तर, 11 से फलक नाज, 12 से हाफिज़ मोहम्मद सईउद्दीन, 13 से शहनाज, 14 से कादिर सैफ़ी, 15 से वसीम राजा ने भी सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष बागे जहां के पति डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आभार जताया कि उन्होंने संविधान में हर वर्ग का ख्याल रखा और बराबरी का दर्जा दिलाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वायदे किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे। मुरादनगर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष छम्मी चौधरी ने शपथ ली। उनको एसीएम चंद्रेश कुमार ने शपथ दिलाई। नगर पंचायत निवाड़ी में एसडीएम संतोष कुमार राय ने शपथ दिलाई। इसके अलावा खोड़ा मकनपुर में एसडीएम विनय कुमार सिंह, नगर पंचायत पतला में एसडीएम संतोष कुमार राय, नगर पंचायत फरीदनगर में एसीएम चंद्रेश कुमार ने अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें अपराधी को गोली लगी है। उसकी पहचान अंश कुमार के रूप में हुई है। उस पर चोरी और लूट के 1 दर्जन से ज़्यादा केस चल रहे हैं। फिलहाल वो 3 मामलों में फरार चल रहा था।
घेराबंदी की और जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम अंश उर्फ गोलू बताया। वह थाने का हिस्ट्री सीटर भी है और दीपक अग्रौला गैंग का सक्रिय सदस्य है और काफी दुस्साहसिक तरीके से घटनाओं को अंजाम देता रहा है अपने गैंग के साथ। लगभग 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। कल 27 मई को गाजियाबाद नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने इससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। मेयर के परिवार के सभी सदस्य और पार्षद के साथ 3 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। कल 26 मई को होने वाले नगर निगम मेयर के शपथ समारोह को लेकर पुलिस ने ऑडिटोरियम को अपने कब्जे में ले लिया है। आज डीसीपी नगर जोन निपुण अग्रवाल और दूसरे पुलिस अधिकारियों की टीम ने ऑडिटोरियम पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। नेहरू नगर स्थित इसी ऑडिटोरियम में कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नगर निगम यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था करने में लगा है। डीसीपी नगर जोन निपुण अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों की टीम ने पूरे ऑडिटोरियम का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले लोगों और वीआईपी के लिए क्या क्या एंट्री पॉइंट होंगे इसकी जानकारी ली। यहाँ 1000 लोगों के पहुँचने की संभावना है, इसीलिए सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की जा रही है। पुलिस की ओर से ऑडिटोरियम में एंट्री के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे। यहाँ पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ये भी तय किया है कि बिना पास के समारोह में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑडिटोरियम में अधिक भीड़ न जुट पाए। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 5 बजे होगा। ऑडिटोरियम में 896 लोगों के बैठने की सुविधा है, बाकी लोग खड़े हो सकते हैं। इस तरह कुल 1000 लोगों को ही वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। प्लान ये भी है कि पार्षदों के साथ केवल 3 लोगों को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा मेयर के परिवार के लोगों को भी एंट्री दी जाएगी। पुलिस ने 3 जगह जांच की व्यवस्था की है। पास पर अंकित नंबर पुलिस के पास भी अलग से होगा और पास के नंबर के अनुसार ही एंट्री दी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए ऑडिटोरियम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऑडिटोरियम में वीआईपी गेस्ट सबसे पहली लाइन में होंगे। इसके बगल में मीडिया कर्मियों की बैठने की व्यवस्था है। नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के लिए अलग अलग पंक्तियां बनाई गई हैं। इन कुर्सियों पर किसी और को बैठने की अनुमति नहीं होगी। पार्षद और मेयर के परिजनों के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रिजर्व की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बीते कल अचानक एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी खाना पैक करते समय उसमें थूक रहा था। जांच में ये वीडियो लोनी क्षेत्र की आई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ट्विटर पे ये वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि एक व्यक्ति खाना पैकिंग करते समय उसमें थूक रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर के थाना लोनी पर तत्काल उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें जो व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहा है उसे हिरासत में ले लिया गया और इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कैलाभट्टा क्षेत्र में एक युवक अपनी चचेरी बहन के साथ जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उनको रोक लिया और बदसलूकी करने लगे। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आज ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो कैलाभट्टा का है, जिसपे मौके पे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मौके पे जाकर जांच किए तो प्रथम दृष्टया ये प्रकाश में आई बात कि लड़का और लड़की और रोकने वाला तीनों एक ही समुदाय के हैं, जिसमें रोकने वाले व्यक्ति को और लड़के को पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की पूछताछ पूर्ण करने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट जारी कर दिया है। जून में केरल में मानसून दस्तक देगा। दिल्ली तक पहुंचने में इसे समय लगेगा। इतना मान सकते हैं कि उत्तर भारत में तमाम राज्यों को जल्दी ही गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम राजधानी का पिछले 2-3 दिन से सुहाना रहा, लेकिन गर्मी और उमस बनी रही। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर आज अपना अपडेट जारी कर दिया है। इसके अनुसार देश में मानसून का आगमन जून में होगा। मानसून मजबूत होने के बाद 4 जून के आसपास केरल पहुंच जाएगा। पहले 1 जून इसकी तारीख थी, लेकिन अब 1 जून तक इसके पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है।
अगले हफ्ते अरब सागर में चक्रवात की भी संभावना नहीं है। यदि वर्षा का वितरण सभी जगह लगभग समान हुआ तो स्थिति सामान्य मानी जाएगी। अगर हर जगह बारिश समान होती है तो कृषि पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश होगी, ये मानसून विभाग बता रहा है। मौसम विभाग कहता है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में जून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जून में सामान्य से कम बारिश रहेगी, ये भी मौसम विभाग बता रहा है। उसने कहा है कि जून में बारिश सामान्य से 92% तक कम रह सकती है। हालांकि पूरे जो मानसून सीजन है उसकी बात करें तो 96% बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अल नीनो के बावजूद मानसून इस बार सामान्य है और सितंबर तक ये समाप्त हो सकता है। मौसम विभाग कहता है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में जुलाई महीने में मानसून का आगाज़ होगा और इस महीने ये अपने पूरे पीक पर रहेगा। हम सभी जानते हैं कि भारत में नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर कई तरह के विवाद हैं। इस पर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई कि राष्ट्रपति से ही इसका उद्घाटन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही संसद का उद्घाटन कराया जाए और ये भी कहा कि इसके लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज तो कर ही दी है, याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम सब जानते हैं कि आखिर ये याचिका क्यों दायर की गई है। आप इस बात के लिए कोर्ट का आभार जताएं कि आप पर जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की गई तो जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील GR जयासुकिन ने ये याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल न करके भारत सरकार ने अपने संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है उसके अनुसार 75 रुपये का सिक्का गोलाकार होगा, जिसका क्षेत्रफल 44 मिलीमीटर होगा। सिक्के के किनारों पर 200 कंगूरे बनाए गए हैं। इस सिक्के को 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक से मिलाकर बनाया गया है। सिक्के पर सत्यमेव जयते होगा, अशोक स्तंभ होगा। ऊपरी तरफ देवनागरी भाषा में संसद भवन लिखा होगा और साथ ही नीचे संसद भवन की तस्वीर भी छपी होगी। सिक्के का डिज़ाइन संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार किया गया है। अगली खबर भी संसद भवन के उद्घाटन समारोह से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार को या यूँ कहे कि भाजपा को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल जब 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा की तो स्थिति असहज हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो कार्यक्रम कर रहे थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ उस कार्यक्रम में शामिल था। अब राहत की बात यह है कि 25 दलों ने उद्घाटन समारोह में आने की अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि इन दलों में 7 ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के गठबंधन में नहीं हैं और वो विपक्षी पार्टियां ही मानी जाती हैं। ये मान लीजिए कि इस मामले पर विपक्ष दो फाड़ हो गया है। 21 पार्टियां कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगी तो 7 पार्टियां विपक्ष की कार्यक्रम में शामिल होंगी। जो 7 पार्टियां इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात कह चुकी हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, YSR कांग्रेस, बीजू जनता दल, तेलुगु देशम, ये पार्टियां हैं जो शामिल होंगी और इनके लोकसभा में 50 सदस्य हैं। जिन दलों ने न्योता स्वीकार कर लिया है, आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, उनमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल एस, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, तमिल महिला कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, आजसू, मिजो नेशनल फ्रंट, YSRCP, TDP, बीजद, BSP, JDS, शिरोमणि अकाली दल, ये वो दल हैं जिन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया है। 25 पार्टियां जो उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी, इनके लोकसभा में 68% यानी 376 सांसद हैं। राज्यसभा में 55% अर्थात 131 सांसद हैं। इन पार्टियों के 18 राज्यों में यानी कि देश के 60% हिस्से पर सत्ता है। आज 26 मई है।
कई मायनों में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने केंद्र में 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन बीते 9 वर्षों में मोदी सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं जो देश ही नहीं दुनिया में चर्चा का विषय है। तो 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर आज हम उन्हीं कुछ निर्णयों पर चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार में नोटबंदी हुई थी और वो सबसे ज़्यादा चर्चित रही थी। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। उन्होंने घोषणा की कि अब 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किया था। हालांकि विपक्षी दलों ने इसकी काफ़ी आलोचना की थी। जीएसटी भी एक ऐसा ही सरकार का आदेश रहा जो चर्चा में रहा। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी लागू किया था। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य एक टैक्स सिस्टम लागू करना था। 3 तलाक भी एक ऐसा मुद्दा है जो मोदी सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा मामला बनकर उभरा। मोदी सरकार 2 में सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को आपराधिक मामला घोषित करना था। संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित कराकर सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। 3 तलाक कानून को मुस्लिम महिला विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जाता है। 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया था। 3 तलाक को तलाक बिद्दत भी कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता है। इसके लिए उसे कोई वजह भी नहीं बतानी पड़ती। 3 तलाक कानून लागू होने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना और इस प्रथा पर रोक लगाना था। सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले के बदला लेने के लिए की थी। उरी हमले में हमारे 18 जवान बलिदान हो गए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना भी मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। दरअसल अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनमें संसद भी रक्षा, विदेश, संचार के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। किसी भी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र में धारा 370 को हटाने का वादा किया था और सरकार बनने पर उसे हटा दिया था। नागरिक संशोधन अधिनियम भी एक ऐसा ही मामला है जो इस सरकार की उपलब्धि भी हो सकती है और विपक्ष के लिए एक चुनावी मुद्दा भी। नागरिक संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत की नागरिकता देना था। ये कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने के लिए देश भर में आंदोलन हुए। दिल्ली का शाहीन बाग इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला था, वो था रेल बजट को लेकर। रेल बजट को आम बजट में विलय करने का ये फैसला था, इसकी तारीफ हुई थी। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया था। इसके बाद 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया था। मोदी सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं, जो बीते 9 वर्षों में जिनकी चर्चा होती है, उसमें उज्ज्वला योजना भी है। इस योजना के तहत गरीब वर्ग की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। किसान सम्मान निधि योजना भी ऐसी ही एक योजना है जो इस सरकार का बड़ा मामला है। 1 दिसंबर 2018 को ये लागू की गई थी। इस योजना के तहत खेती करने लायक ज़मीन रखने वाले किसानों को 6,000 रुपये हर साल दिया जाता है। ये राशि 4-4 महीने में 3 किस्त के रूप में किसानों को उनके बैंक अकाउंट में दी जाती है। अगली योजना आयुष्मान भारत योजना है। ये भारत सरकार की या मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया था। अब इस योजना को
जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और योजनाएं जैसे मोदी सरकार की जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ऐसी कई और योजनाएं हैं जो इस सरकार की उपलब्धियां मानी जाती हैं। ये था खबरों का पोस्टमार्टम। आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का खबरों का पोस्टमार्टम और बुलेटिन आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।